गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर वैद्युत धारा चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 9 लेकर। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे, जो आप सभी के एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यानपूर्वक सभी लोग पढ़ना, और एक बात ध्यान रखना, किरचॉफ के नियम को आपको पढ़ना नहीं रटना है, आपको किरचॉफ के नियम को समझना है, क्योंकि किरचॉफ के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स होते हैं। और ये न्यूमेरिकल आप तभी कर पाएंगे आसानी से जब आपको किरचॉफ का नियम लगाने आना चाहिए, या फिर किरचॉफ के नियम को आप समझे रहेंगे। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस लेक्चर में आपको किरचॉफ के नियम को लगाने सिखा दूं या समझा दूं। ठीक है, चलिए गाइस, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक आवश्यक सूचना था आप सभी के लिए, जो स्टूडेंट हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए थे या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ था 930-577-1375 पर, उस ग्रुप में जुड़े हुए थे, वहाँ पर मैं पीडीएफ वगैरह दे रहा था आप लोगों को। तो मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि मैं अब आपको व्हाट्सएप पर कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, नहीं किसी भी मैसेज का रिप्लाई कर पाऊँगा। इसका कारण यह है कि जो है व्हाट्सएप के द्वारा मेरे इस नंबर को बैन कर दिया गया है। क्यों बैन किया गया है? व्हाट्सएप की सपोर्ट टीम ने मुझे बताया कि इस नंबर पर अधिक से अधिक मैसेज आ रहे थे, डेली हजारों मैसेज आ रहे थे, इसी की वजह से आपके इस नंबर को मैंने बैन कर दिया है। 2 से 3 दिनों में आगे की कार्रवाई या आगे की जो भी मुझे जो कुछ करना होगा, इसके लिए उन्होंने बताने के लिए कहा गया है उनके द्वारा। अभी तक कुछ मुझे नहीं बताया गया है, जैसे ही कुछ बताएंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा वैसे भी मैं बता दूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है पीडीएफ वगैरह के लिए, आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी आपको चैट सेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। और पीडीएफ वगैरह के लिए आप सभी लोग गुलाम बैच को ज्वाइन कर लीजिए, गुलाम बैच में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि मैं डेली क्लास का वो आपका पीडीएफ देता हूँ। जो भी डेली क्लास देता हूँ उसका मैं पीडीएफ देता हूँ, भले ही 1-2 दिन लेट, लेकिन देता जरूर हूँ पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हेडिंग करिएगा किरचॉफ का नियम। हाँ, किरचॉफ के नियम हेडिंग करने से पहले कुछ आप लोगों का टेस्ट लेना जरूरी है, जो कि लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताया था। जरा बताइएगा सभी लोग, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। साथ साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं? ठीक है, टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं? इन दोनों टर्म्स के बारे में आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरा बताइएगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन कमेंट करिएगा, मात्रक कमेंट करिएगा, और जो होता है इसका वैल्यू सूत्र ये कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हेडिंग करिए आप सभी लोग किरचॉफ का नियम। साथ में सभी लोग प्रेजेंट सर लिखना, जो डेली क्लास में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी लोग अब लिखना, हेडिंग डालना किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, ये किरचॉफ का नियम क्या होता है ध्यानपूर्वक समझना सभी लोग। देखना, किरचॉफ का नियम किसे कहते हैं, किरचॉफ का नियम क्या होता है। देखिए, अगर कोई सर्किट दे देता है, सर्किट का मतलब जो डायग्राम, जो आप लोग प्रतिरोध जोड़े थे ना, अगर कोई ऐसा प्रतिरोध आपके सामने दे दे, इस तरह से बड़ा वाला प्रतिरोध जो है, इस तरह से प्रतिरोध कोई दे दे, और यहाँ पर भी आपको, ठीक है, कोई मतलब आपको एक कोई जटिल परिपथ दे दे, ठीक है, जहां पर आप लोग धारा और प्रतिरोध का मान नहीं निकाल पाए या धारा और विभवांतर का मान नहीं निकाल पाए, तो वैसे इसमें तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा कोई परिपथ दे दे जिसमें बहुत ही जटिल परिपथ हो, जहां पर आपको धारा और विभवांतर का मान आसानी से नहीं निकाल पाए आप। किसका? धारा और विभवांतर का मान, धारा और विभवांतर का मान आप सभी लोग आसानी से नहीं निकाल पाए, तो वहां पर किरचॉफ के नियम की सहायता से हम लोग धारा और विभवांतर का मान बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। यानी किरचॉफ नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नियम दिया था, जिसके सहायता से हम लोग जटिल परिपथों के विभिन्न चालकों के मध्य धारा तथा विभिन्न प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आई? एक साइंटिस्ट थे, कौन? किरचॉफ। किरचॉफ ने एक नियम दिया, जिसकी सहायता से हम लोग, एक नियम नहीं 2 नियम दिया उन्होंने, जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी जटिल परिपथ का जो चालक होते हैं उनके चालकों के मध्य धारा तथा जो प्रतिरोध होते हैं प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर आप आसानी से निकाल सकते हैं किरचॉफ के दोनों नियम का यूज करके। ठीक है, तो चलिए किरचॉफ के नियम का हम लोग लिख सकते हैं। किरचॉफ के अनुसार किरचॉफ के अनुसार, ठीक है, किरचॉफ के अनुसार नहीं, किरचॉफ के नियम के अनुसार, किरचॉफ के नियम के अनुसार
अनुसार किसी भी जटिल परिपथ का, किसी भी जटिल परिपथ के चालकों के मध्य धारा, जो चालक होंगे उनके मध्य धारा तथा विभिन्न प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आई? किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी भी जटिल परिपथों के मध्य, कोई भी जटिल परिपथ है उसके मध्य धारा तथा विभिन्न प्रतिरोधों के मध्य, जो विभिन्न प्रतिरोध होंगे परिपथ में उसके मध्य जो है विभवांतर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं किरचॉफ के नियम के अनुसार। बात समझ में आई? देखिए, कोई भी आपका जटिल परिपथ दे दे तो परिपथ में आपको धारा और विभवांतर निकालना कठिन होता है, लेकिन जब किरचॉफ का नियम आप अगर लगाएंगे तो वहां पर बहुत ही आसानी से क्या निकाल लेंगे, चालकों के मध्य धारा बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, साथ में जो प्रतिरोध होंगे उनके मध्य विभवांतर आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है वहां पर एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैं लिखाया और मैं आप सभी लोगों को ये 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं ताकि तैयार हो जाए। मेरा कोशिश है कि एग्जाम में आप अच्छा कर लो। ठीक है, मेरा पूरी कोशिश है। अगर आप अपना कोशिश लगा रहे हो, अपना एफर्ट लगा रहे हो, तो निश्चित रूप से मां शारदे आपके मेहनत का फल देंगी। आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा परसेंटेज अचीव कर लोगे, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूं। मैं तो ये कहता हूं जो भी चैप्टर मैं पढ़ा दिया हूं उस चैप्टर का आप अंसार पेपर उठा के देखना, उसमें से 80% क्वेश्चन जो मैं पढ़ाया हूं वो आप आसानी से कर लोगे। कुछ चीजें मैं छोड़ा हूं उसे भी मैं करा दूंगा प्रैक्टिस के दौरान, आप उसे भी आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो फिर से समझना किरचॉफ के नियम का। किरचॉफ का नियम क्या है? किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी भी जटिल परिपथ के चालकों के मध्य धारा लिखा हूं यहाँ पे, धारा तथा विभिन्न प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं किरचॉफ के नियम के अनुसार। ठीक है, अब देखिए किरचॉफ का नियम जो होता है 2 प्रकार का होता है। किरचॉफ का कितना नियम है? 2 नियम है। किरचॉफ के 2 नियम है। देखिए यहाँ पर किरचॉफ के 2 नियम हैं। किरचॉफ के कितने नियम है? 2 नियम है। कौन कौन? पहला नियम है जिसे आप लोग धारा नियम कहते हो, दूसरा नियम जिससे आप लोग क्या कहते हो, पहले नियम को धारा नियम, दूसरे नियम को क्या कहते हो आप लोग? उल्टता का नियम कहते हो। ठीक है, पहला नियम क्या है? धारा नियम। दूसरा नियम क्या है? उल्टता का नियम। किरचॉफ के 2 नियम है। किरचॉफ का नियम किसे कहते हैं? किरचॉफ का नियम क्या होता है? किरचॉफ का नियम एक नियम है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी चालकों के मध्य धारा तथा प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, और किरचॉफ का 2 नियम है, धारा नियम तथा उल्टता नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग धारा नियम पढ़ेंगे। धारा नियम इजी है, ये आसानी से आ जाता है। हेडिंग कर लीजिएगा धारा नियम। ठीक है, अब देखिए धारा नियम किसे कहते हैं? किरचॉफ का धारा नियम क्या है? देखिए किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार किसी भी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है? 0 होता है। किसी भी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर, कहां पर? संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है? का योग 0 होता है। अभी इस नियम पर आधारित हम आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। 0 होता है, थोड़ा इजी दिया नियम। सेकेंड नियम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, 0 होता है। ठीक है, नियम क्या है फिर से पढ़िएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख दिया हूँ, किसी भी वैद्युत परिपथ में, कोई भी वैद्युत परिपथ है, वहां पर संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है? 0 होता है। कोई भी वैद्युत परिपथ है वहां पर अगर संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग 0 होता है। हमने क्या माना है? यहाँ पर एक कोई संधि माना है। क्या माना है? संधि माना है। ये कोई आपका संधि है। ठीक है, ये आपका कोई संधि है जहां पर देखिए इस वाले तार से आपका वैद्युत धारा I आ रही है I1, इस वाले तार से वैद्युत धारा I2 आ रही है, इस वाले तार से वैद्युत धारा I3 जा रही है, इस वाले तार से भी वैद्युत धारा I4 जा रही है। ठीक है, इस वाले तार से वैद्युत धारा I1 I5 आ रही है। ठीक है, क्या हो रही है? आ रही है। यहाँ से भी I6 आ रही है। अब बात को समझना,
सभी लोग बात को समझना, इस नियम का बहुत ही छोटा सा मतलब है और आप सभी न्यूमेरिकल को कर पाएंगे इस नियम पर आधारित। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल, मैं तो कहता हूँ अगर 2 साल का लड़का भी इसका न्यूमेरिकल कर लेगा ना, 2 साल का नहीं, 2 में पढ़ने वाला लड़का, 2 साल का लड़का तो समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। क्या बताऊँ मैं, ठीक है। 2 में पढ़ने वाला लड़का भी इस नियम को समझ लेगा ना, तो आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। बहुत कठिन न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं। बात को सभी लोग समझना। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ना। क्या स्टेटमेंट? कि चाप के किसी भी, ठीक है, वैद्युत परिपथ में, कोई भी वैद्युत परिपथ, उसमें संध की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। किसी भी वैद्युत परिपथ में संध की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, तेजी से बोलेंगे, पड़ोसी तक आवाज जाना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, पड़ोसी को पता चलना चाहिए, घर में सबको पता चलना चाहिए कि चाप का प्रथम नियम क्या है। बोलो मेरे साथ सभी लोग, बोलो। संध की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। कि चाप के प्रथम नियम के अनुसार संध की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। कि चाप के प्रथम नियम के अनुसार संध की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है, 0 होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक परिपथ बनाया है, इसी नियम पर आधारित हम लोग यहाँ पर एक क्या इक्वेशन निकालेंगे और इसी नियम पर आधारित जो न्यूमेरिकल बनते हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझना सभी लोग। यहाँ पर मैंने एक परिपथ बनाया हूँ जिसमें देखिए धारा I1, I2, I3, I4, I5, I6 है, ठीक है। इसमें क्या है, मुझे किरचॉफ का प्रथम नियम लगाना है। देखिए प्रथम नियम में लगाते समय एक बात ध्यान देते हैं कि जो संध की ओर आती है धारा उसको धनात्मक लेते हैं। यहाँ पर नोट में लिखिएगा, नोट में यहाँ पे लिखिएगा किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते समय संधि की ओर मिलने वाली किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते समय संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं को धनात्मक लेते हैं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। बात समझ में आई? इस पॉइंट को आप सभी लोग पढ़िएगा एक बार। जो पॉइंट वहां पे नीचे लिखा हूं दिखाई तो दे रहा होगा कि चाप के प्रथम नियम के अनुसार क्या है, संधि की ओर मिलने वाली, जो संधि की ओर धारा आ रही है उसको क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। बात को ध्यान देना, कोई भी न्यूमेरिकल आपसे पूछ ले तो आपको इतना ही ध्यान देना है कि जो संधि की ओर धारा आ रही है उसको धनात्मक लेना है, जो संधि से दूर जा रही है धारा उसे ऋणात्मक लेना है। आइए यहाँ पर इक्वेशन को लिखाएं और सभी को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये लिखा रहा है कि संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। आइए यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं। लिखेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम से यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए संधि की ओर जो धारा आ रही है उसको धनात्मक लेंगे, संधि से दूर जो धारा जा रही है उसको ऋणात्मक लेंगे। यहाँ पे मैं नीचे लिखवाया हूँ, देखिए ये I1 धारा संधि की ओर आ रही है तो I1 को हम लोग क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, प्लस करेंगे। ये देखिए I2 धारा संधि की ओर आ रही है, इसको भी धनात्मक लेंगे। संधि की ओर आर के मतलब ये देखिए एरो किस साइड है, संधि की ओर है, मतलब संधि की ओर आ रही है धारा, इसलिए इसको भी धनात्मक लेंगे। I3 देखिए संधि से दूर जा रही है इसलिए इसे ऋणात्मक लेंगे I3, ठीक है, बहुत ईजी है। I4 देखिए ये भी संधि से दूर की ओर जा रही है, इसका एरो का चिन्ह उस साइड है, इसको भी ऋणात्मक लेंगे, I4 हो जाएगा। I5 को देखिए इसका संधि की ओर आ रही है, इसका एरो देखिए इस साइड है, प्लस I5 करेंगे, ठीक है। I6 देखिए ये भी संधि की ओर आ रही है, इसका भी एरो उस साइड है, इसलिए प्लस I6 लिखेंगे। ये सभी धाराओं का योग करेंगे, शून्य हो जाएगा। ये आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है कि संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है, लेड्डू होता है, 0 होता है। जो आप लोग नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। ये संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग हमने शून्य कर दिया। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। यहां तक कोई डाउट है तो बताना, इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद में किरचॉफ का द्वितीय नियम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
यहाँ तक कोई डाउट है तो बताना मुझे जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये कैसे ले रहा हूँ, देखो कुछ लोग पूछ रहे हैं, देखो ये संध की ओर इसका एरो है ना, तो यानी संध की ओर आ रही है, इसलिए इसे धनात्मक ले रहे हैं। लेकिन I3 देखिए संध से दूर जा रही है, इसका एरो संध से दूर की साइड है, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक लेंगे, I माइनस हो जाएगा। I4 देखिए संध से दूर जा रही है, इसलिए इसको ऋणात्मक लेंगे, I माइनस 4 हो जाएगा। ये देखिए I5 देखिए संध की ओर जा रही है, इसलिए इसे धनात्मक लेंगे, I प्लस हो जाएगा। ये देखिए I6 संध की ओर जा रही है, इसलिए इसे धनात्मक लेंगे। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? चलिए इसे नोट करिए सभी लोग फटाफट। हो गया? चलिए हो गया कि नहीं सभी का? चलिए हम न्यूमेरिकल लिख रहे हैं, एक न्यूमेरिकल लिख रहे हैं इसको रब करके, ठीक है। चलिए देखिए आपके सामने यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, ये न्यूमेरिकल है आप सभी का, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, और प्रथम नियम पर आधारित ऐसा ही न्यूमेरिकल बनता है, इससे कठिन नहीं बन सकता है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, I का मान ज्ञात करना है। I का मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस नियम को फॉलो कराएंगे। संध की ओर जाने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य करेंगे, ठीक है। और संध की ओर जाने वाली समस्त धाराओं को क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव लेंगे, संध से दूर जाने वाली समस्त धाराओं को निगेटिव लेंगे, और धारा नियम यानी किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे, सबका योग शून्य कर देंगे। आइए लगाते हैं यहाँ पर, देखिए संध की ओर, ये देखिए 10 एम्पियर संध की ओर आ रही है, तो यहाँ 10 एम्पियर की बात कर रहे हैं, ठीक है, या 10 लिख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। प्लस करेंगे, देखिए ये संध से दूर जा रही है तो 4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी एक मिनट, देखिए यहाँ पर ये संध की ओर आ रही है, देखिए इसका एरो संध की ओर है, इसलिए 10 एम्पियर पॉजिटिव होगा। लेकिन ये देखिए ये संध से दूर जा रही है, ये निगेटिव होगा क्योंकि संध से दूर जा रही है, ठीक है। ये देखिए ये भी संध से दूर जा रही है, संध से दूर जा रही है, इसलिए इसका भी मान निगेटिव होगा, निगेटिव 6 एम्पियर होगा। ये देखिए I संध की ओर आ रही है, इसका मान धनात्मक होगा। और देखिए इसका ये भी निगेटिव होगा क्योंकि देखिए 3 एम्पियर संध से दूर जा रही है, तो ये भी निगेटिव होगा। दूर पास की बात कैसे हो रहा है, इससे एरो से हो रहा है। एरो देखिए इसका संध की ओर है, मतलब संध की ओर आ रही है। इसका एरो देखो संध से दूर है, इसलिए संध से दूर जा रही है। इसका एरो देखो संध से इधर है, इसलिए संध की ओर इधर आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस तरह से होता है, ठीक है। ये होता है इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको I का मान ज्ञात करना है। देखिए अब क्या है, -6, देखिए -4, ये दोनों जोड़ोगे ये 10 -10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस I हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये देखिए 10 + 10 और -10 दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से इसका क्वेश्चन करते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। अब एक नोट करके सभी लोग बढ़िया से लिखना कि जो धारा का प्रथम नियम है, यानी किरचॉफ का जो प्रथम नियम है जिसे आप लोग धारा का नियम कर रहे थे, ये जो है किस नियम पर आधारित है? यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। यह किस नियम पर आधारित है भाई साहब? ये जो है आपका यहाँ पे लिख लेना सभी लोग, यह जो है आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है, क्योंकि यह आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। याद कर लेना, यह आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए धारा का जो किरचॉफ का सेकंड नियम को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पूरा रब करते हैं, किरचॉफ के सेकंड नियम को शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नियम इजी था, खत्म हो गया। सेकंड नियम शुरू करते हैं, उसको भी खत्म करेंगे एक न्यूमेरिकल के साथ में, ठीक है। न्यूमेरिकल के साथ में उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। PDF आज का मैं कल शाम तक, सॉरी कल, आज शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। शाम तक नहीं, कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पर और गुलाम बैच में जाकर सभी लोग डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है। जाकर सभी लोग डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम या उल्टता का नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम या फिर उल्टता का नियम, ठीक है। क्या होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम? बताइए बताइए, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? क्या होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम? देखिए एक स्टूडेंट है, वो टेलीग्राम पर हमसे कर रहा था, उसके गांव में नेटवर्क भी नहीं आता है सही से। याद शायद उसका अग्रवाल, विकास अग्रवाल नाम था शायद, ठीक है। उसके गांव में नेटवर्क भी नहीं आता है, इसलिए वह नेटवर्क एरिया में जाता है, वीडियो लेक्चर को डाउनलोड करता है, उसके बाद पढ़ाई करता है। सोचो इतना एफर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट पढ़ने वाले। देखिए आप सभी लोग अगर पढ़ना चाहते हैं
तो पढ़ाई कीजिए, मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ। बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिए, शौक से पढ़ाई कीजिए। 100% माँ सरस्वती, माँ शारदे आपकी मेहनत का फल देंगे। ठीक है, मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, वो भी वही चीज़ दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फालतू की चीज़ मैं नहीं लिखा रहा हूँ, रफ नहीं भर रहा हूँ। मुझे मंथली कोई, आप लोग मंथली तो कोई पैसे नहीं देते हो कि 1 महीना लेट कंप्लीट करूंगा तो 1 महीने का लेट मुझे बैलेंस मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि सिलेबस कंप्लीट कराते ही मैं आपका अंशाल शुरू कर दूंगा, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करूंगा, उसके बाद गेस्ट क्वेश्चन तो मैं अभी से दे रहा हूं आप सभी के प्रैक्टिस के लिए। और जल्दी मैं अगस्त में एक अलग से टीचर्स को ज्वाइन करा रहा हूं जो फिजिक्स केमिस्ट्री अलग से भी पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी हमारे साथ साथ में वो भी चलेंगे ताकि जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो। ठीक है, इसके लिए मैं विश्वास मतलब ऐसा अरेंजमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, बस आप लोग केवल डेली की डेली पढ़ाई कीजिए। ठीक है, पढ़ाई कीजिए, निश्चित रूप से आपका सफलता मिलेगा। ठीक है, तो चलिए किरचॉफ के द्वितीय नियम को लिखते हैं। उल्टता का नियम भी कहते हैं, इसके लूप का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, समझिएगा। किसी भी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में, देखिए यह नियम तभी आपको समझ में आएगा जब मैं बंद पास को बनाऊंगा, लेकिन पहले स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। मैं जो बोल रहा हूं ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पेन कापी को पहले नीचे रखिएगा, जब मैं लिखने के लिए कहूंगा तब लिखिएगा। ठीक है, अब सुनिएगा सभी लोग, किसी भी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में के विभिन्न भाग में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बात समझ में आए, कोई भी परिपथ है उसके प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं का तथा उसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग, ध्यान से सुनना, किसी भी बंद पास में उसमें बहने वाली धारा तथा उसकी संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह स्टेटमेंट है किरचॉफ के द्वितीय नियम का। क्या स्टेटमेंट है, आइए लिखते हैं। किसी भी क्या लिखते हैं, किसी भी परिपथ की प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग, संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगने वाली विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, इस बात को याद रखना, धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल यहाँ पे लिख लेना सभी लोग, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस स्टेटमेंट को सभी लोग एक बार मेरे साथ बोलेंगे, उसके बाद इसके आगे की कहानी मैं समझाऊंगा। सभी लोग बोलेंगे, पूरी जोर थोर से बोलेंगे ताकि आवाज पड़ोसी की तक पहुंचनी चाहिए। क्या बोलेंगे, बोलिए मेरे साथ सभी लोग। किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगने वाली विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब सिग्मा आर आई का मतलब क्या, आई आर, सिग्मा आई आर का मतलब क्या, धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का जो बीजगणितीय योग है, सिग्मा का मतलब योग होता है, इज इक्वल टू सिग्मा ई मतलब क्या हुआ, उसके बीजगणितीय योग, यानी विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, धारा तथा संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग है, तथा साथ में सिग्मा मतलब ई का बीजगणितीय योग के बराबर है। ठीक है,
सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग, यानी उसका योग करना, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। ये तो स्टेटमेंट है। आपके एग्जाम में अगर 1 नंबर में पूछे तो आपको ये स्टेटमेंट लिखकर चले आना है, इसके आगे की चीज़ें नहीं लिखना है, नंबर मिलेगा 1 नंबर, ठीक है। लेकिन अगर आपको 1 नंबर में न पूछे तब आपको आगे की चीज़ें मैं जो करा रहा हूँ उसको लिख कर आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक परिपथ मानते हैं, ये आपका परिपथ है, यह आपका परिपथ है, ठीक है, यह परिपथ मानते हैं, ठीक है। और इस परिपथ में इस किरचॉफ के नियम को हम लोग लगाएंगे। अब ध्यानपूर्वक सभी लोग समझना, ध्यानपूर्वक समझना सभी लोग, तभी समझ में आएगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। यह हमने एक परिपथ बनाया, ठीक है, क्या बनाया हमने, एक परिपथ बनाया, ठीक है, एक हमने परिपथ बनाया, ठीक है। इसी परिपथ में हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। और अगर आप यहाँ पे समझ गए, अगर आप यहाँ पे समझ गए तो आपको समझना समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यह आपका R1 है, यह आपका R2 है, यह आपका R3 है, ठीक है। इसमें आपका I1 धारा बह रही है, इसमें आपका I2 धारा बह रही है, यहाँ यह आपका E1 है और इसका इस तरह है, मतलब इस साइड पॉजिटिव है, ठीक है, I1 बह रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पर I2 है, ठीक है, यह आपका E2 है, ठीक है, E2 है, E2 है, ठीक है। नीचे क्या है आपका I1 प्लस I2, ये नीचे आपका I1 प्लस I2 है। ये आपका पूरा का पूरा परिपथ है, समझिएगा सभी लोग, यह आपका पूरा का पूरा क्या है, परिपथ है, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख लीजिए A B, ठीक है, C D, ठीक है, E F, ठीक है, ये आपका परिपथ है। देखिए इस परिपथ में जब कभी भी आप किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे किरचॉफ का नियम, सुनिए इधर आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए कैसे लगाएंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम लगाते समय आपको धारा का अनुसरण करना है, धारा का अनुसरण करना है। अगर जो भी प्रतिरोध धारा के दिशा में आएगा वह आपका पॉजिटिव होगा, जो धारा के विपरीत दिशा में आएगा वह आपका निगेटिव होगा। जो भी प्रतिरोध आपका धारा की दिशा में आएगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो धारा के विपरीत दिशा में आएगा वह निगेटिव होगा। कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बंद पास को लेते हैं, बंद पास नंबर 1 को, इस बंद पास को लेते हैं। देखिए ये अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता है। इस बंद पास नंबर 1 को लेते हैं और ये देखिए दूसरा बंद पास है। बंद पास का मतलब कोठरी यार, कोठरी, पहले कोठरी को लेते हैं, ठीक है। कैसे लेंगे, और यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से ही शुरू है ना, यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर है, यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे। एक बात ध्यान देना सभी लोग, ये देखिए ये छोटा लाइन है, इसका मतलब ये निगेटिव है, ये बड़ा लाइन इसका मतलब पॉजिटिव है, ये छोटा लाइन निगेटिव, ये बड़ा लाइन पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए जो धारा के दिशा में जो प्रतिरोध होगा, जो धारा के दिशा में होगा उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, जो धारा के विपरीत दिशा में होगा उसे निगेटिव लेंगे। लिख सकते हैं यहाँ पे धारा की दिशा, धारा की दिशा, दिशा में क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा, दिशा में हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। धारा के विपरीत दिशा में हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। धारा के दिशा में हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। धारा के विपरीत दिशा में हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। बात समझ में आई सभी को, धारा के दिशा में पॉजिटिव, धारा के विपरीत दिशा में निगेटिव लेंगे। यहाँ पर भी वही होता है, विद्युत वाहक बल में भी वही करेंगे। बहुत सामान्य सा ट्रिक है। अब हम लिखने जा रहे हैं स्टेट, उसका जो पहला जो है इक्वेशन, ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे पहले हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, देखिए ये I1 धारा सीधे सीधे चल रही है, I1 धारा के साथ साथ में R1 में जा रहे हैं, तो I1 और R1 दोनों का गुणनफल होगा, क्लियर है। क्योंकि धारा तथा उसका संगत प्रतिरोध, ये धारा I है, उसका संगत प्रतिरोध R1 है, तो इसका गुणनफल होगा। ये बात सही है, लेकिन गुणनफल के साथ साथ में ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इसका सबसे बड़ा निर्धारण करना सबसे चुनौती का काम है। इसका निर्धारण करना चुनौती का काम है, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो आप बात को समझना, क्योंकि देखिए इधर ही चल रहे हैं हम लोग, चल रहे हैं इधर, और इसका एरो भी इसी साइड में है, तो सेम साइड में चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो होगा क्या, I1। अभी आपका निगेटिव कब होगा ये भी देख लेना, I1 R1, ठीक है। ये बात समझ में आए। हमने चलते चलते इधर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं मिला, फिर इधर जाने लगे हम लोग, इधर जाने लगे, तो यहाँ पर एक, देखिए ये धारा आएगा तो इसमें भी तो बहेगी, धारा तो इसमें भी जाएगी, ऐसी तो बात नहीं है कि धारा इसमें नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने चला तो यह I1 धारा ऐसे ऐसे जात इसमें चलने लगा, इसमें जाने लगा,
ठीक है। तो I1 धारा इसमें नहीं जाएगी, इसमें तो धारा है ही कौन, I2 धारा, लेकिन I2 धारा इस साइड आ रही है जबकि हम जा रहे हैं इस साइड। बात को समझना सभी लोग, मेन पॉइंट यहाँ पर आ गया, मेन पॉइंट यहाँ पर आ गया निगेटिव होने वाला। हमने यहाँ से चला था तो R1 आया था, R1 आया था तो धारा के दिशा में था, तो R1 को मैंने पॉजिटिव लिया था, ठीक है। इसको मैंने क्रॉस किया था पूरा R1 को, R2 यहाँ पे आया है, लेकिन धारा इस साइड आ रही है, हम जा रहे हैं इस साइड। हमने ऐसे आके ऐसे जा रहे हैं तभी तो सर्किट बनेगा, इस साइड में ऐसे गोल में। हमने यहाँ से चला था, ऐसे 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 करते करते यहाँ पर आया था, फिर यहाँ पर आया था, हमने ऐसे जाने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस I2 का धारा का दिशा इस साइड है, मतलब विपरीत दिशा में। हम जा रहे हैं ऐसे और ये आ रही है ऐसे, हम जा रहे हैं ऐसे और यह आ रही है ऐसे, मतलब हम जा रहे हैं इस साइड में और यह आ रही है इस साइड में, मतलब दोनों की दिशा विपरीत है ना, क्योंकि यह इसका विपरीत इस दिशा ये है, हम जा रहे हैं जबकि ऐसे, ठीक है, यानी विपरीत दिशा में। इसलिए इसका धारा का जो धारा I2 है और इसका संगत प्रतिरोध R है R2, यह निगेटिव लिया जाएगा यहाँ पे। बोलिए नहीं समझ में आया तो मैं अगली क्लास में फिर से समझा दूंगा इसको लगाने। I2 R2 निगेटिव क्यों हुआ ये आपको पता चला कि नहीं चला, नहीं चला या पता चला, बोलो सभी लोग, नहीं चला या पता चला, नहीं चला या पता चला, नहीं चला या फिर पता चला, बताओ। सीधी सी बात है, धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं, अगर जो प्रतिरोध पड़ता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पे धारा की दिशा ऐसे ऐसे जा रहे हैं, लेकिन जबकि I2 की धारा इस साइड है, हम जा रहे हैं इस साइड। I2 की धारा इस साइड है और हम जा रहे हैं इस साइड। बात समझ में आ रही? देखिए I2 इस साइड आ रही, हम जा रहे हैं ऐसे। क्यों जा रहे हैं ऐसे? क्योंकि मैंने तो यहाँ से शुरू किया था, तभी तो ऐसे पूरा गोलाई में पहुंचेंगे। मैंने यहाँ से शुरू किया है, बंद पास का मतलब फिर यहाँ पर आना है, तो ऐसे चलेंगे तो हम लोग ऐसे जाएंगे, लेकिन I2 इस साइड आ रही है, क्योंकि इसका विपरीत दिशा है। I2 इस साइड आ रही है, हमको जाना इस साइड, इसलिए यहाँ पर I2 R2 निगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं E2 और E1। अब देखना सीधी सी बात, हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो पहले क्या पढ़ रहा है, यहाँ पे माइनस पढ़ रहा है, माइनस के बाद क्या पढ़ रहा है, प्लस, इसलिए E2 प्लस होगा, E1 इसमें ये ईजी होता है, E1 प्लस होगा। E1 प्लस क्यों होगा? क्योंकि मैं माइनस से प्लस की ओर गया, ऐसे जा रहे हैं, पहले माइनस आया बाद में प्लस आया, तो E1 प्लस होगा, ठीक है। बात करते हैं निगेटिव में, ऐसे ऐसे जाकर फिर मैंने जब इसमें घुसा तो पहले प्लस आया बाद में माइनस आया, यहाँ पे ये बड़ा वाला है, मतलब पहले प्लस है बाद में माइनस है, पहले प्लस है बाद में माइनस है, इसलिए E2 माइनस होगा। अब आपके हाथों पे हम नाचेंगे, थोड़ा सा रिपीट करना, एक बार फिर से सुनना, आपको समझ में आएगा क्यों मैंने E2 को माइनस लिया। इसका वजह यह है, जब मैंने धारा को ऐसे ऐसे लेकर आया था, ऐसे ऐसे, तो पहले E1 आया था सामने, E1 में माइनस के बाद प्लस आया, माइनस के बाद प्लस आया, इसलिए E1 को मैंने प्लस लिया। फिर इसके बाद इसमें चला गया, फिर यहाँ से ऐसे जाने लगा, जब ऐसे जाने लगा तो सबसे पहले मुझे पॉजिटिव पड़ा। E2 को देखो, पॉजिटिव के बाद निगेटिव, हम जा भी रहे हैं ऐसे ही, तो पॉजिटिव के बाद निगेटिव, मतलब यहाँ पे पहले माइनस पड़ा बाद में प्लस पड़ा, इसलिए मैंने इसका मान प्लस लिया। यहाँ पे क्या पड़ गया, पहले ही प्लस पड़ गया बाद में निगेटिव पड़ा, इसलिए E2 का मान निगेटिव हो गया। बोलिए समझ में आया? ठीक है। अब ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, इस तरह से इसको लगाते हैं। अब समीकरण नंबर 2 नीचे वाले में लगाते हैं, बंद पास 2 में। बंद पास 2 में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे और ऐसे चले जाएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए I2 चल रहा है, 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 R2 आ गया। अब चूंकि देखिए सेम दिशा में जा रहे हैं और धारा भी इसी दिशा में जा रही है, हम भी ऐसे आ रहे हैं और धारा भी ऐसे आ रही है। बंद पास 2 को यहाँ से शुरू करेंगे, बंद पास 1 को यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से शुरू किया तो मैं भी इसी साइड में जा रहा हूँ और यह भी इसी साइड आ रहा है, तो यानी R2 I2 दोनों पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे I2 R2, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? बात समझ में आई सभी को? क्योंकि मैं सेम दिशा में जा रहा हूँ, हम भी इसी दिशा में आ रहे हैं और धारा भी इसी दिशा में आ रही है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। नीचे हम लोग चल रहे हैं ई से जब मैंने इस साइड में जाने लगा तो यहाँ पे देखिए ऊपर से आने वाली I1 धारा और यहाँ से आने वाला R2 धारा दोनों जुड़ जाएगी, इसमें चलेगी। तो R3 पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि देखो हमने यहाँ से ऐसे से आया, फिर ऐसे जा रहे हैं और धारा भी ऐसे ही जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3, ठीक है। ये इज इक्वल टू, अब देखिए E2 की बात आती है। देखिए इसमें तो कोई भी यहाँ पे संगत विद्युत वाहक बल लगा नहीं है, विद्युत वाहक बल कोई भी यहाँ पे लगा नहीं है, कोई विद्युत वाहक इसमें नहीं लगा, केवल यहाँ पे लगा E2। अब देखिए हम लोग ऐसे आ रहे हैं तो सबसे पहले निगेटिव पड़ा, उसके बाद पॉजिटिव पड़ा, सबसे पहले निगेटिव पड़ा है, उसके बाद पॉजिटिव पड़ा है, मतलब हम लोग E2 पॉजिटिव लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आया तो मैं आपको समय दे रहा हूँ, एक बार लेक्चर को फिर से रिपीट करके देखना, तब मैं कल इस पर आधारित न्यूमेरिकल कराऊंगा।
लेकिन कब, जब आप लोग कमेंट बॉक्स में कहोगे सर हो गया, तब समझ में आ गया तब। अगर नहीं कहोगे, कल मैं वैसे तो मीटर ब्रिज पढ़ाने वाला हूँ, मीटर ब्रिज पढ़ाऊँगा पहले आकर। अगर आप लोग कमेंट किए रहोगे नहीं समझ में आया तो लास्ट में फिर से समझा दूंगा। समझोगे तभी आप कर पाओगे। स्टेटमेंट तो केवल इतना ही है, समझने की बात इसमें यह है। या फिर इसे रट लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किरचॉफ का नियम तो कर ही लोगे, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे न्यूमेरिकल, तब तो आप दांत चिया दोगे इस तरह से। तो दांत नहीं चियारना है तो पढ़ाई करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। विकास जी और अच्छे से आप पढ़ाई करना, मेहनत से पढ़ाई करना भाई। मेहनत से पढ़ोगे तो भाई परसेंटेज अच्छा आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी लोग मेरे छोटे भाई बहन हो, इसलिए सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करना मेरे भाई, ठीक है। अब समय आपका उल्टी गिनती चलने शुरू हो गई है, समय पास आ रहा है, तो भाई लापरवाही नहीं करना, डेली लेक्चर में प्रेजेंट होना। क्योंकि अब अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ भी छोड़ देंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। हम डेली लेक्चर दे रहे हैं, वैसे आपको रिवीजन करने के लिए सैटरडे संडे दे देता हूँ, ठीक है। तो मेहनत करना फिर सभी लोग, ठीक है। PDF वगैरह टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।